बच्चों, तो जैसे कि आपके लिए क्लास 12th वालों के लिए भाई बाढ़ सी आई हुई है, रोज रोज सिलेबस खत्म होने के बाद कुछ नया आपको देखने को मिलता है। पहले इंपॉर्टेंट डायग्राम, और आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 के, जो पिछले सालों में बार बार आए हुए हैं। अभी हम देखेंगे इनकी कहाँ कहाँ ये आए हुए हैं, और साथ में कुछ एक दो राय भी मैं आपको दे दूंगी कि भाई इसके साथ आप और क्या करें कि आपका चैप्टर 12th जो है कम से कम 3 और 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो तो आपके पक्के हो जाए। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन का सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। ये काफी ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है और सारे बोर्ड्स के लिए हैं। हमेशा से मैं कहती हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है कि आप यूपी के या बिहार के या इसी बोर्ड के हैं। सब बोर्ड में देखो सिलेबस सेम है, क्वेश्चन तो सेम ही आते हैं। वो कोई ऐसा तो है नहीं राजस्थान वाला अलग बुक से उठा के लेके आ रहा है, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वही क्वेश्चंस है। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चैप्टर 2 के। और उसमें देखो इसको क्या साल नहीं बचाया होगा इसने। 2014, 17, 10, फिर 14 में फिर आया है, 15, 16, उसके बाद 17 और भी आया होगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं सारे बोर्ड्स के पेपर लेके बैठ जाऊं तो शायद मुझे ये ईयर जो है वो इसी से भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, और एक बार इसी क्वेश्चन को चेंज करके दिया हुआ है कि अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता में क्या अंतर है। कई बार शॉर्ट नोट में और कई बार अनिषेक और बहुफलन में क्या अंतर है इसके बारे में। और एक और टॉपिक इसके साथ आता है असंग जनन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है साथ में, कमी कोई नहीं छोड़ी है मैंने। तो चलिए क्या लिखेंगे आप इसमें, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अनिषेक फलन क्या होता है। तो भाई अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी को कहते हैं ऐसे फ्रूट या ऐसे फल का निर्माण जो बिना निषेचन के हुआ हो। भाई हम बोलते हैं कि निषेचन होता है, नर व मादा युग्मक मिलते हैं, जायगोट बनता है, बीज बनता है और फिर फल बनता है। लेकिन यहाँ पे देखो बिना निषेचन के ही फल बन रहा है, और जब बिना निषेचन के फल बन रहा है तो बीज भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो अधिकांश पुष्पीय पौधों में फल का विकास निषेचन के फलस्वरूप ही होता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें फल बिना निषेचन हुए भी विकसित हो जाता है। करिश्मा, भाई चमत्कार है ये, तो विकसित हो सकते हैं बिना निषेचन के बने ऐसे फल अनिषेक फल कहलाते हैं। केला इसी प्रकार का फल है, इसलिए आपको केले में जनरली बीज नहीं मिलते, और कई बार मैंने कहा था आपको बनाए भी जाते हैं। और एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आप किस फल का अनिषेक फलन द्वारा फल नहीं बनाना चाहेंगे, मतलब ये विधि आप किस पे अप्लाई नहीं करना चाहेंगे। तो आप किस पे अप्लाई नहीं करना चाहेंगे, आप अनार पे इस विधि को कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अनार का हम खाते ही बीज हैं। जब इसमें बीज ही नहीं बनेगा तो अनार में क्या खाओगे। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें, अनिषेक फल बनने की घटना अनिषेक फलन कहलाती है या कही जाती है। निषेचन के अभाव के कारण इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। ठीक है, सही है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, एक तो बिना निषेचन के और एक सीडलेस होते हैं। ये आपका पपीता आजकल बिना बीज का आने लग गया है ना। कई बार पहले तो पपीते में वो काले काले बीज आते थे, आजकल नहीं आते हैं। तो जैसे आपको बोल दे कि भाई आपको वो कस्टर्ड एप्पल खाने को बोल दे, सीताफल, भाई उसमें बहुत दिक्कत होती है, एक एक बीज ऐसे निकाल निकाल के खाना पड़ता है। मान लो बिना बीज का होता है तो आप कस्टर्ड एप्पल ऐसे ही खा लेते जैसे एप्पल खाते हो। तो ये विधियाँ आजकल बहुत अपनाने और अपनाने में काम में आती है। जैसे अंगूर है बिना बीज के पैदा होने लग गए हैं भाई, तो खाने में दिक्कत नहीं आती। दूसरा हमें पूछा है बहुभ्रूणता क्या है, नाम बता रहा है भाई बहुभ्रूणता, बहुत सारे भ्रूण पैदा हो जाए तो उसे हम बहुभ्रूणता कह देंगे। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता बहुत ज्यादा पाई जाती है। इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। जनरली हम किस में देखते हैं, सिट्रस पौधों में, जैसे नींबू है, संतरा है, इनमें हम बहुभ्रूणता को बहुत देखते हैं, तो बहुभ्रूणता प्रदर्शित की जाती है। अब बहुभ्रूणता होती कैसे है भाई, एक से ज्यादा भ्रूण कब बन जाए, या तो भ्रूण कोश की ही कोई कोशिका, जैसे कि मान लो एग तो बनाएगा ही भ्रूण, उसके अलावा मान लो कि कोई प्रतिव्यासांत कोशिका या सहायक कोशिका डीजनरेट नहीं हो और भ्रूण बना ले, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कई बार क्या होता है, हमारा जो युग्मनज है, मेन जाइगोट है, वही 1 से 2 भागों में बढ़ जाए और 2 युग्मनज बना ले और दोनों से एक एक बीज या भ्रूण बन जाए।
तो एक सिचुएशन ये हो सकती है। दो के बाद तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमारा जो बीजांड काय है, भाई यहाँ पे भ्रूणपोष होता है, तो बीजांड काय की कोई कोशिका या बीजांड काय के बाहर की कोई कोशिका को सपना आ जाए, मतलब उसकी अतामाजी सटकली हो जाए और वो कहेगी मैं भी भ्रूण बनाऊंगी, ऐसा सोच ले, तो उससे भी भ्रूण बन सकता है। तो बहुत सारे भ्रूण बन जाएंगे एक ही बीजांड के अंदर या एक ही फल के अंदर। बहुभ्रूणता अनेक प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, जिनमें युग्मनज अथवा प्राक भ्रूण के विदलन। प्राक भ्रूण किसको कह रहा है? ये जाइगोट को ही कह रहा है, जाइगोट का प्री मिच्योर जो एम्ब्रियो है उसको कह रहा है। ठीक है, भ्रूण कोश के बाहर की, अभी जस्ट मैंने बोला कि भ्रूण कोश के बाहर की कोई कोशिका, जैसे कि बीजांड का न्यूसेलस की कोई कोशिका जो है वो द्विगुणित कोशिका से, जैसे कि नींबू में होता है ऐसा और संतरे में होता है। अपवाद स्वरूप बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाए, कि बीजांड में ही 2 या 3 भ्रूण कोश बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। एंडोस्पर्मी एक से ज्यादा बन जाए तो फिर हर एक से भ्रूण बनेगा। अथवा भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अगुणित कोशिका से असंग जनन द्वारा क्या हो सकता है? भ्रूण बन सकता है। 3 सिचुएशन है, तीनों आपको याद रखनी है और यहाँ पे लिखनी भी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है ये 3 नंबर में आया है। अब यार इतने नंबर में तो इतना लिखना ही पड़ेगा ना, 3 नंबर में तो इतना तो लिखोगे, और डायग्राम बना देना भाई, एक भ्रूण को काट के ऐसे बता देना ऐसे बन सकता है, बीजांड के बाहर वाली कोशिका बन सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए, मैंने तो रफ बनाए, थोड़ा सा आप अच्छा से बनाना। अब इसी क्वेश्चन को दे दिया है अंतर में, तो अंतर क्या करोगे भाई, एक तरफ लाइन खींच दो, इधर अनिषेक जनन फलन लिख दो कि बिना निषेचन के फल निर्माण को अनिषेक फलन कहते हैं, एक से अधिक भ्रूण बनने को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसमें बीज रहित होता है अनिषेक फलन, इसमें बीज निर्माण होता है। भाई इसमें तो बीज का कोई रोल ही नहीं है, तो बीज बनाएगा, भ्रूण बना रहा है तो बीज भी बनाएगा। एक अंतर ये हो गया है ना, अनिषेक फलन में बीज नहीं बनते, बहुभ्रूणता में एक से ज्यादा बीज बनेंगे, भ्रूण बनेंगे तो फिर बीज भी बनेंगे। जैसे संतरा में, नींबू में आप देखो बहुत सारे बीज बनते हैं। ठीक है, और तीसरा अंतर क्या लिख सकते हो, यह जो है प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से करवाई जा सकती है, बहुभ्रूणता भी प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से करवा सकते हैं। उदाहरण लिख दो, इधर नींबू संतरा लिख देना, उधर केला अंगूर वंगूर लिख देना, तो 3-4 अंतर हो जाएंगे है ना। ये वाली चीजें आ जाएंगी कि इसको कैसे करवा सकते हैं, और वो प्राकृतिक रूप से भी होता है और आप करवा भी सकते हैं, जैसे मैंने कहा पपीता वगैरह में करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आ जानी चाहिए उन अंतर में। तीसरा पॉइंट जो मैंने कहा कि अब ये दोनों कर रहे हैं तो असंग जनन को मत छोड़ देना, कई एग्जाम में पूछा हुआ कम है, लेकिन देखो यहाँ पे हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। असंग जनन भी ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है, पूछा गया है, तो एक बार इसको देख लो कि असंग जनन क्या होता है। बिना निषेचन के बीज निर्माण की, कई बच्चे अनिषेक फलन और अनिषेक जनन में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। भाई अनिषेक फलन हम उसको कह रहे हैं बिना निषेचन के फल बन रहा है, लेकिन उस फल में बीज नहीं है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि बिना निषेचन के बीज बन रहा है, उसमें तो सिर्फ फल बनता है, यहाँ पे बीज बन रहा है, वो भी बिना निषेचन के। निर्माण की प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। स्पष्ट है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। भाई लैंगिक जनन नहीं हो रहा, नर और मादा युग्मक नहीं मिल रहे, बिना मिले ही क्या हो रहा है भाई, बीज बन रहा है। अंत लैंगिक जनन की प्रतिस्थापित की ऐसी विधि अलैंगिक जनन, जिसमें बिना युग्मक संलयन, बिना गैमेट फ्यूजन के क्या हो रहा है, भ्रूण निर्माण होता है, एपोमिक्सिस या असंग जनन कहलाती है। कई बार इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है कि असंग जनन एक प्रकार की विधि है, तो यहाँ पे ये अलैंगिक जनन की विधि है, उसकी तुलना की जाती है इससे। ठीक है, तो अलैंगिक जनन विधि है क्योंकि ना तो यहाँ पे युग्मक बन रहे हैं और ना ही युग्मकों का संलयन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी बहुत पूछा हुआ है भाई, 10 में, 14 में, 15 में, 17 में, और भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि 2023 भी हो। तो फिर इसको एक बार ध्यान से सुन ले, और ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। तो भाई यहाँ पे हम एक लगा देते हैं बॉर्डर दोनों के बीच का, है ना, और यहाँ पे हम लिख देते हैं भ्रूण कोश। इसको क्या कहते हैं भाई, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सेक
और इसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है, चलो अभी क्या है, पहला भ्रूण कोश। देखो नाम एक तो हिंदी वाले है, अगर तो हिंदी वाले बिल्कुल इजीली समझ ले, यहाँ पे पोष वर्ड लिखा हुआ है। पोष का मतलब पोषण, मतलब इसको पोषण देना है। किसको पोषण देना है, तो भ्रूण को पोषण देना है, इसीलिए भ्रूण पोष। तो पहला तो नाम के टुकड़े कर दिए, उसी से मीनिंग समझ में आ गया कि ये तो भ्रूण को पोषण देगा। अब भ्रूण को पोषण कब देगा, जब ये भ्रूण बनेगा तब पोषण देगा ना, भ्रूण के बनने से पहले तो पोषण दे नहीं सकता। अब भ्रूण कब बनेगा, तो आप कहोगे मैम निषेचन होगा तब बनेगा। तो यहाँ पे आपने 3 अंतर निकाल लिए हैं एक साथ। तो पहला अंतर क्या लिखोगे कि ये जो भ्रूण कोश होता है वो कब बनता है, ये तो बीजांड के अंदर बनता है। ऐसे यहाँ पे ऊपर 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती है, एंटीपोडल सेल्स, नीचे एक अंड कोशिका होती है और 2 सिनर्जिएट होती है, यानी कि सहायक कोशिकाएं होती है, और बीच में क्या होती है भाई, 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती है। तो पहली कहानी है, यह निषेचन पूर्व घटना या निषेचन पूर्व बनता है, निषेचन के पहले ही बन जाता है ये। दूसरा, यह मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, या मादा युग्मकोद्भिद है, प्रतिनिधित्व आपको कुछ बड़ा वर्ड लग रहा हो तो प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये मादा युग्मकोद्भिद, भ्रूण कोश को ही हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद का क्या करता है, इसमें या पहले ये लिख दो, यह द्विगुणित होता है, 2n होता है ये, अभी उसके भी बता रही हूं, द्विगुणित होता है। तीसरा, चौथा, यह बीजांड में स्थित होता है, ये बीजांड के अंदर ही है ना, ये बीजांड बनाया है भाई, ये बीजांड के अंदर स्थित होता है। और भी लिख सकते हो भाई, ये तीनों बातें भी लिख सकते हो, अब मेरे पास जगह नहीं है ना, आप लिख लेना। क्या लिख सकते हो, इसमें प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं तथा सहायक व अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं। इधर ऐसा कुछ नहीं है, मामला खाली है इधर। तो भाई यहाँ इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे इस प्रकार की कोई कोशिकाएं नहीं पाई जाती। अब मेन अंतर पहले वाले की बात कर लेते हैं। यह निषेचन के बाद बनता है भाई। क्या होता है इसमें, आपको याद आ रहा है, नर युग्मक जो होता है, एक नर युग्मक तो अंडे से मिलता है तो युग्मनज बन जाता है जिससे भ्रूण बनेगा, और एक नर युग्मक इस द्विध्रुवीय कोशिका से मिलता है जिसे द्विनिषेचन भी कहते हैं, तब भ्रूण पोष का निर्माण होता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। ये 3n होता है। ठीक है, ये निषेचन के बाद होता है। यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तीसरी चीज, यह 3n होता है, त्रिगुणित होता है भाई। ये इस क्वेश्चन को और अच्छा आप लिख सकते हो, एक पॉइंट और मैंने बताया, ये कहां होता है, यह बीज के अंदर होता है। और मैंने जो बताया इसमें प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, ये कोशिकाएं पाई जाती है, इसमें इस प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती। एक और लिख सकते हो, छठा, यह सभी प्रकार के मतलब एंजियोस्पर्म के सभी प्रकार के जो है पौधों उनमें पाया जाता है, जबकि भ्रूण पोष एक बीजपत्रियों में
चिरस्थायी रहता है, परसिस्टेंस रहता है एक बीजपत्री बीजों में, जबकि द्विबीजपत्री में यह नष्ट हो जाता है। यह भी लिख सकते हो। एक 6 अंतर हो गए भाई। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट। पुष्पीय पादपों में, ये तो भाई मैंने चित्र वाले में भी बताया था। देखो ये क्वेश्चन, लघु बीजाणु का सचित्र, इंपॉर्टेंट डायग्राम जो देखे थे उसमें भी था। अब यहाँ पे दे रखा है केवल नामांकित चित्र की सहायता से आवृत बीजों में लघु बीजाणु। अरे आवृत बीजों का ही पढ़ा है आपने, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। तो चित्र बनाने के लिए कह रहा है 2009-11 संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है लघु बीजाणु जनन के अंदर। कैसे बनता है माइक्रोस्पोर, यानी कि परागकण कैसे बनता है। अब देखो इसी जगह पे आपको बोल दे परागकण निर्माण को बताओ, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, 10, 11, 14 और 16 पराग कोश के विकास की अवस्थाओं को चित्र द्वारा सहायता, चित्र दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है। चलो आ जाओ, क्या लिखना है अगर विधि पूछ ले आपको। देखो खाली चित्र बनाने के लिए बोला है, यहाँ तो चित्र के साथ वर्णन करने को बोला है। इधर चित्र बनाने के लिए सिर्फ वर्णन, यहाँ पे भी वर्णन बोला है भाई। पराग कोश के विकास की विभिन्न, पराग कोश में क्या बन रहा है, लघु बीजाणु दानी तो बन रही है। तो भाई क्वेश्चन किसी भी तरह का आए, देख लो ये इस तरह से पूछ सकते हैं। एक ये तरीका भी है। आपको क्या करना है, ये पहले तो लिखना है, लघु बीजाणु जनन के बारे में लिखना है। लघु बीजाणु जनन, पहले परिभाषा लिख देना भाई, मैंने यहाँ लिखी नहीं है। परिभाषा में क्या लिखोगे, पराग कोश में स्थित कोशिकाओं द्वारा लघु अर्धसूत्र विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण या पराग कण निर्माण की घटना को, प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये हमने लिखी है वैसे क्लास के अंदर। लघु बीजाणु जनन की परिभाषा लिख देना, फिर ये प्रोसेस समझाना है आपको स्टेप बाय स्टेप। क्या होता है भाई, तो हमारा जो पराग कोश था, फिर से वही डायग्राम में बनाने वाली हूँ। आपको डायग्राम भी बनाना है, यहाँ पे मैंने फिर से नहीं बनाया क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम में क्लास में 2-3 बार ये डायग्राम बना चुकी हूँ। डायग्राम जरूर बनाए, आपको ये बनाना पड़ेगा भाई। बन क्यों नहीं रहा है ये है? ये वाला 4 ऐसे बनाई थी। ठीक है, ये बनाना पड़ेगा आपको। फिर इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे बीजाणु जन उत्तक होता है। मैंने कहा था आर्कियोस्पोर टिश्यू होता है। ठीक है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन और संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसमें से एक सेल जो होती है वो क्या बन जाती है, एमएमसी बन जाती है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये एमएमसी बन गई। एमएमसी किसको कहते हैं भाई, प्रत्येक कोशिका द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को ही इंग्लिश में माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, एमएमसी कहते हैं शॉर्ट के अंदर। एमएमसी में क्या होता है, एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है 1, मियोसिस 1 होता है, और आगे अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। लेकिन हमें डायरेक्ट चित्र में 4 नहीं बताने, पहले हम फर्स्ट डिवीजन बताएंगे। फर्स्ट डिवीजन से क्या बनती है, 2 सेल्स बनती है, जिसको प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजिया या प्राइमरी माइक्रोस्पोर कह सकते हैं। उसके बाद इनमें से फिर 2 बार सेकंड होता है मियोसिस सेकंड, और फिर 4 जो है लघु बीजाणु बनते हैं। लेकिन ये 4 ऐसे नहीं बनते, हमने कहा था कि ये 4 जो है ये इस तरह से रहते हैं, चतुष्क के रूप में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बकायदा कि जो यह चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं और लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं। ठीक है, यही चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग होकर फिर आप इसको अलग करेंगे और पराग कण का चित्र बनाएंगे ऐसे। ये कायिक कोशिका, ये जनन कोशिका। ठीक है, ये कायिक कोशिका है ऊपर वाली और ये जनन कोशिका है। सबको लेबल करना है। ठीक है, ये बाहरी चोल है जिसको हमने एक्साइन कहा था, ये इंटाइन है यानी कि अंतःचोल है, और यहाँ पे गैप भी होता है जिसको जनन छिद्र कहते हैं। ये सब हम परसों की क्लास में वैसे करके आए हैं। चलो, तो ये हो गया काम। ये डायग्राम बनाना है आपको, ये वाला भी बनाना है, तो इसीलिए ये इतने नंबर का है, कम से कम 3 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब है नेक्स्ट है आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन, जिसको अभी हम जस्ट भ्रूण कोश वाले में डिस्कस करके आए। भ्रूण कोश के अंदर हमने बताया था कि द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन करना है, द्विनिषेचन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। सारे नाम इसी के हैं। एक तो हिंदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है कि इसमें पर्यायवाची बहुत आ जाते हैं,
तो सारे पर्यायवाची आपको याद करने हैं हर शब्द के। ये भी बहुत बार देखो 11, 9, ये वाला भी 11 में, 12 में, 14 में, 15 में, 16 में और 17 में भी आया हुआ है, ठीक है, और आगे भी आ सकता है। तो क्या है दोहरा निषेचन? हमने क्या कहा था, द्विनिषेचन किसको कहते हैं कि जो पहले मैंने परिभाषा लिख दी है आपको, हमेशा से मैं कहती आ रही हूँ आंसर को थोड़ा सा ढंग से लिखें। एक तो एक पैराग्राफ के अंदर सब कुछ खिचड़ा बना दिया, वो अलग चीज होती है, लेकिन अगर आप ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे तो अलग से दिखता है क्वेश्चन और दिखने में अच्छा लगता है और उससे क्वालिटी दिखती है और इंप्रेशन भी अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, तो द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टर है? तो ये एंजियोस्पर्म में, पादपों में निषेचन में 2 प्रकार का संलयन होता है, जिसमें से एक नर युग्मक अंड के केंद्रक से व दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है, इसे द्विनिषेचन कहते हैं। क्या हुआ था? डायग्राम भी बनाना है हमें, तो भाई डायग्राम भी बनाएंगे। पहले तो पूरा इसको लेबल करना पड़ेगा बच्चों, आपको लेबलिंग पे हमेशा ध्यान देना, कभी मत छोड़ना। ये देखो, ये अंडा होता है, ठीक है, यहाँ पे द्विध्रुवीय कोशिका होती है दोनों। अब हमें क्या बताना है, यहाँ से एक पराग नलिका बतानी है जो अंदर आ चुकी है, अपने साथ क्या लेके आई है, 2 नर युग्मक लेके आई है। तो पहला डायग्राम तो यहाँ ये बनाना है, इसी डायग्राम को सेकंड नंबर पे फिर बनाएंगे आप, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर वाले में आप क्या बताएंगे? सेकंड नंबर वाले में इसी को मैं अब थोड़ा छोटा बना देती हूँ, ठीक है, और पराग नलिका बना देते हैं। पराग नलिका को अब पूरा अंदर बताना है आपको, क्योंकि अंदर जा चुका है। यहाँ पे सिनर्जिएट तो पूरी खाली हो जाएगी, सिनर्जिएट में जो फुली फॉर्म कोशिकाएं होती हैं वो सब नष्ट हो जाती है धीरे धीरे, सिर्फ एग बच जाता है। तो एग बता देते हैं हम, ठीक है, ये एग सेल्स, तो यहाँ पे लिख देंगे अंड कोशिका, और यहाँ पे एक नर युग्मक बता दो, ये नर युग्मक। पहला निषेचन तो ये होता है, इसी निषेचन को हम क्या कहते हैं? सत्य निषेचन भी कहते हैं। तो इन दोनों को आप ऐसे बता देना, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करके। मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, आप, मैं इसलिए ऊपर लिख रही हूँ, आप इसके सामने ऐसे एरो बना के और क्या कर देना, यहाँ पे लिख देना सत्य निषेचन, जिसको हम युग्मक संलयन भी कहते हैं, ठीक है। पहला निषेचन तो ये होता है। दूसरा क्या होता है? वो जो दूसरा वाला नर युग्मक है वो रो रहा होता है, मैंने कहा, वो कहता है यार तूने तो अपनी पटा ली, मेरा क्या होगा? तो वो कहता है कि हमारे पास तो चिंता मत कर, हमारे पास और कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पे कौन बैठी होती है? द्विध्रुवीय कोशिकाएं, जुड़वा बहनें बैठी होती है। वो कहता है इससे शादी कर लो, है ना, ये ट्विंस है। तो भाई ये इसके पास पहुंच जाता है दूसरा वाला केंद्रक, और अब क्या होता है, इसकी तो लॉटरी लग गई, इसको तो एक ही मिली, इसके पास तो 2-2, तो इसके पास लॉटरी लग जाती है। इसका भी क्या होता है, इनसे संलयन हो जाता है और एक नई कोशिका बनती है। और ये जो नई कोशिका बनती है आप देख रहे हो, उसमें 3 केंद्रक है, इसीलिए ये द्विगुणित होती है। और क्योंकि ये भी एक निषेचन का ही प्रक्रम है, इसमें भी नर और मादा युग्मक मिल रहे हैं, भाई ये दोनों भी तो मादा युग्मक का ही हिस्सा है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो इसको भी निषेचन बोलना पड़ेगा। लेकिन इस निषेचन को हम क्या कह देते हैं? दूसरे नंबर का निषेचन, ठीक है। इसको और क्या नाम बोलते हैं? इसी क्वेश्चन में अगर त्रिसंलयन पूछ लिया, इसी क्वेश्चन में अगर त्रिसंलयन पूछ लिया तो भी घबराना नहीं है, यही लिखना है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन हो गया भाई, 3 चीजों का मिक्सचर हो रहा है, 3 चीजों का मिक्सचर हो रहा है, तो ये त्रिसंलयन है। और ये कोशिका कैसी बनती है? त्रिगुणित बनती है। और यही कोशिका आगे जाके क्या बनानी है? यही कोशिका आगे जाके, जिसमें हम अंतर पढ़ के आए अभी, भ्रूण पोष बनाएगी ये, ठीक है, एम्ब्रियो को खाना देगी। और ये पूरा भ्रूण कोश होता है जो निषेचन से पहले बनता है, जिसमें प्रतिव्यासांत कोशिकाएं और सब होती है, सब नष्ट हो गई है, ठीक है, ये पोषण देगा। तो ठीक है, एक बार आपका भ्रूण पोष और भ्रूण कोश भी आपका जो है रिवाइज हो गया। इसके आपको ये डायग्राम भी बनाना है, प्लस ये चीजें भी लिखनी है। अब द्विनिषेचन का महत्व नहीं पूछा हमसे, लेकिन हमको तो भाई व्याख्या करने को बोला है। हम व्याख्या हमारी तरह से करेंगे, नंबरों के हिसाब से करेंगे। 5 नंबर का है तो और डिटेल में करेंगे, 3 नंबर का है तो इतना सा, 3 नंबर में तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये आपको पॉइंट ऐड करोगे तो अच्छा रहेगा। महत्व वाला क्या महत्व है? तो अभी जो मैंने बोला वही महत्व है, ज्यादा कुछ नहीं।
भ्रूणपोष का संचित खाद्य पदार्थ बढ़ते हुए, देखो इससे भ्रूणपोष बनेगा। आप यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि द्विनिषेचन के पश्चात त्रिसंलयन त्रिगुणित कोशिका जो होती है वो भ्रूणपोष बना लेती है, यानी कि एंडोस्पर्म बना लेती है। और फिर ये वाला महत्व लिखोगे कि ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। बीज निर्माण में भी द्विनिषेचन आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो बीज निर्माण नहीं होगा। ऐसा देखा गया है कि जब तक त्रिसंलयन नहीं होता ये युग्मनज भी विभाजित नहीं करता, ये पड़ा रहेगा, इंतजार करता है, क्योंकि भाई इसको पता है आगे जाके मेरे को पोषण चाहिए। जब मेरे को खाने पिलाने वाला ही कोई नहीं है तो मैं बीज बना के क्या करूंगा। तो ये तब तक वेट करता है जब तक कि त्रिसंलयन नहीं होता। तो बीज निर्माण में भी सहायक है ये। अधिकांश युग्मजों में विभाजन तभी प्रारंभ होता है जब भ्रूणपोष का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 आपको इंपॉर्टेंस जो है इसकी लिखनी पड़ेगी, या फिर आपको बोल दे कि सिग्निफिकेंस बताओ या महत्व बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन 2010 और 2012 में आया हुआ है और कम आया हुआ है, लेकिन इसको छोटे क्वेश्चंस में बहुत पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि आज हम 3 या 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस जरूर कम है, लेकिन ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा हुआ है कि भ्रूणपोष के प्रकार की व्याख्या करो। अब देखो ये डिपेंड करेगा कि ये कितने नंबर में आया है। अगर ये 5 नंबर में आया है, सुन लो मेरी बात, अगर ये 5 नंबर में आया है तो आप इसके दोनों प्रकारों को बताएंगे। मतलब भ्रूणपोष के हमने 2 तरह से प्रकार बताए हैं, 2 आधार पर बताए हैं। एक तो हमने इसके विकसित होने के आधार पर बताए हैं, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। कौन कौन से? पहला था केंद्रीय भ्रूणपोष, कुछ याद आ गया हो आपको पुराना। दूसरा था मुक्त केंद्रीय, जिसको हम कह रहे थे फ्री न्यूक्लियर। दूसरा था कोशिकीय, जिसमें सिर्फ सेल्स बनती है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और तीसरा था मिश्रित प्रकार का। अब याद आया कि आपको नारियल एग्जाम्पल भी दिखाया था हमने इसका, है ना, फ्री सेंट्रिक, सेल्यूलर और मिक्स टाइप का। जिस फ्री सेंट्रिक में सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है और सेल्यूलर वाले में सेल्स भी बन जाती है। हमने कहा था नारियल इसका एग्जाम्पल है फ्री सेंट्रिक का। तो ये विकसित होने के आधार पर है। अभी मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं वो खाद्य संचय के आधार पर लिखे हैं, वो 3 प्रकार के हैं। ये तो आपको बिल्कुल याद होंगे क्योंकि ये इजी है। भ्रूणपोषीय यानी कि गैर एल्ब्यूमिनस, भ्रूणपोषी यानी कि ए एल्ब्यूमिनस, और पेरिस्पर्मिक यानी कि पेरिस्पर्मिक को तो हिंदी में भी भाई पेरिस्पर्मिक ही कहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा परिभ्रूणपोषी कह सकते हो। लिख देती हूँ मैं, परिभ्रूणपोषी। ये खाद्य संचय के आधार पर है और वो विकसित होने के आधार पर है। अगर 5 नंबर में आए तो आप दोनों लिखोगे। 5 नंबर बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर 2 या 3 नंबर में आए तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये वाले आपको इजी लगते हैं तो आप ये वाले देखो, 3 को आप बता देना डिटेल में, जैसे मैंने अभी इन 3 को डिटेल में बता दिया, और लास्ट में एक लाइन लिख दूंगी कि विकसित होने के आधार पर भी हमारे पास 3 प्रकार के मिलते हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और मिश्रित प्रकार का। और एग्जाम्पल लिख देना बस, डिटेल मत लिखना अगर 3 नंबर में आए तो, या 2 नंबर में आए तो। लेकिन या फिर अगर आपको ये वाले इजी लगते हैं तो इनको डिटेल कर देना, इनको शॉर्ट में लिख देना, जैसे भी आपकी मर्जी है। क्योंकि होते तो, क्योंकि इसने यहाँ पे कोई ऐसा फिक्सेशन नहीं दे रखा कि किस प्रकार के आधार पर बताना है, आपको बेसिस नहीं देख रखे, तो हमारे पास चॉइस है, लेकिन हम उस चॉइस का पूरा फायदा उठाएंगे। एग्जामिनर को ये नहीं लगने देंगे कि हमें एक चीज आती है एक नहीं आती है। ठीक है, तो एक को डिटेल में, एक को शॉर्ट में कर देना। अगर 2 या 3 नंबर में आता है, 5 में आता है, पूरा लिखना है। ठीक है, सबसे पहले अभ्रूणपोषी वाले देखे थे। हमने कहा था ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष जो है वो समाप्त हो जाता है। जब भ्रूण निर्माण होता है या बीज निर्माण होता है भ्रूण से, तो पूरा के पूरा खाना खा जाता है, वो कुछ भी नहीं बचाता, बुक्कड़ किस्म का। ठीक है, ऐसे बीज जिसमें भ्रूण विकास की प्रक्रिया में संपूर्ण भ्रूणपोष उपयोग में समाप्त कर लिया जाता है, सारा खत्म करके बीज बनाता है ये। ठीक है, ये वह बीज में भ्रूणपोष नहीं होता, फिर बचेगा ही नहीं, खाना है ही नहीं, इसमें क्या होता है, मेनली खाना ही तो होता है।
ऐसे किसमें पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये द्विबीजपत्रियों का लक्षण है। ये द्विबीजपत्री जो पौधे हैं एंजियोस्पर्म के, उनका लक्षण है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है जो मैंने आपको स्पेशली बताया था कि ऑर्किड जो कि एक बीजपत्री है, उसमें भ्रूणपोष होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी ये सब द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर का हमने देखा भ्रूणपोषी, ऐसे बीज जिसमें भ्रूण विकास, भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग न होकर ये बचा लेता है ना, ये जो है सेविंग्स पे ध्यान देता है कि नहीं थोड़ा थोड़ा बचा लेता हूँ, फ्यूचर में काम आएगा। तो कुछ भ्रूणपोष बच जाता है। ऐसे बीज जो होते हैं भ्रूणपोष उपस्थित होते हैं इनमें, और इसलिए इन्हें भ्रूणपोषी यानी कि एल्ब्यूनस बीज कहते हैं। ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है भाई, ये सारे एक बीजपत्रियों में पाए जाते हैं, लेकिन जब वहां पे कोई घुसा है घुसपेटिया, तो यहाँ पे भी घुसाना पड़ेगा। यहाँ पे अरंडी यानी कि कैस्टर जिसको कहते हैं, वो द्विबीजपत्री है। अब द्विबीजपत्री के हिसाब से तो वो अभ्रूणपोषी होना चाहिए, लेकिन ये भ्रूणपोषी है। वही बदला कि वो वहां गया है तो मैं यहाँ आऊंगा, ऐसा बदला लिया गया है। और तीसरा जो है वो सबसे स्पेशल, इस पे तो भाई 1 नंबर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। पेरिस्पर्मिक बीज क्या होते हैं, जिसको मैंने कहा हिंदी में क्या कह सकते हैं, परिभ्रूणपोषी। ठीक है। ऐसे बीज जिनमें बीजांडकाय, बीजाणु जनन उत्तक चिरस्थायी होकर खाद्य पदार्थ संचित कर लेता है। अब ये बीजांडकाय क्या है भाई, ये भ्रूणकोश, ऊपर बीजांड होता है, और हमने कहा था कि भ्रूणपोष जब बनता नहीं है उससे पहले यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, न्यूसेलस कोशिकाएं, बीजांडकाय की कोशिकाएं, जिसी से गुरु बीजाणु बनता है, फिर गुरु बीजाणु से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये सारा प्रोसेस जो चलता है। तो बीजांडकाय अगर बचा हुआ रह जाए, जो कि नहीं बचता, खत्म हो जाता है, वो पोषण दे देता है गुरु बीजाणु को, लेकिन अगर बचा हुआ रह जाए, चिरस्थायी रह जाए, चिरस्थायी का मतलब परसिस्टेंस, बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम परिस्पर्मिक या पेरिस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है काली मिर्ची और चुकंदर। ठीक है, बीटरूट और आपकी ब्लैक पेपर, ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी अपने आप में। तो ये थे आज के हमारे इस चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 और 5 नंबर में जो आ सकते हैं। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और बहुत सारी चीज़ों की सीरीज आपके लिए आती रहेगी, तो इंतज़ार करते रहिए हमारी क्लास का। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें सबसे ज़्यादा, ताकि लोग इसको अच्छे से क्या कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ, उनका भी ज्ञान बढ़े आपके साथ साथ।